is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Build that wall. Build that wall. Ну, нет никаких доказательств того, что мы... अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो एपिसोड नंबर 2। जैसे कि अमेरिकन इलेक्शन नेक्स्ट वीक हैं और जिसकी वजह से आपने देखा होगा टीवी चैनल्स के ऊपर भी उसके हवाले से काफ़ी डिबेट्स और काफ़ी उसके ऊपर बात चल रही है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जब प्रेसिडेंट बुश इलेक्ट होकर आए, उसके बाद 9/11 रोनुमा हुआ। 9/11 में उन पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में उनका साथ देना पड़ा, ये उनकी पॉलिसी थी पाकिस्तान, और इस पूरे रीजन पे उसके जो असरात मुरतब हुए उससे हम बिल्कुल हम आंग हैं, हम जानते हैं कि क्या हुआ, हमने किस तरह से सफर किया। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं पूरी दुनिया के लिए। इसी वजह से हमने सोचा सेकंड एपिसोड में हम बात करते हैं अपने एक कुलीग से जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर काफी अबूर रखते हैं, उनका रिसर्च टॉपिक ही यही है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ओवैस सिद्दीकी। ओवैस साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो ओवैस साहब, आप जिस तरह... अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि ओवैस, मैंने ये देखा कि आप भी एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें आप बुक रिव्यूज करते हैं और अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर काफी आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट अमेरिकन हिस्ट्री है। तो इसी हवाले से मुझे जो मेरे जहन में जो शख्स मौजूद था वो आप ही थे कि मैं जिनसे बात कर सकूं इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट होते हैं तो फिर उसके क्या असरात पूरी दुनिया पर आएंगे, अगर जो बाइडेन इलेक्ट होते हैं तो उसके क्या असरात, उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, इस हवाले से बात करना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए मेरे जहन में जो सबसे पहला शख्स कोई अगर वो आया तो आप थे। और मुझे बड़ा मजा आता है रिसर्चर से बात करने बजाय एक्सपर्ट्स के रिसर्चर से बात करने में, क्योंकि जो हमारी एज ग्रुप के रिसर्चर्स हैं वो ऐसे एंगल्स पे भी बात कर लेते हैं जिसपे शायद एक्सपर्ट्स बात करने से कतराएं। ये मैंने महसूस करा, ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है। तो आप बताएं ओवैस, इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है आगे जाके? थैंक यू सो मच फॉर जी प्रेसिडेंट ट्रम्प जीतेंगे या फिर जो बाइडेन? थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन भी करवाया, और ये कि वन ऑफ द मेनी इंटरेस्ट्स जो कि मुझे फॉरेन पॉलिसी में है उसमें एक ऑफ कोर्स अमेरिकन हिस्ट्री और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी है। और आई अगेन थैंक यू कि आपने मुझे ऑनर किया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। जो आपका क्वेश्चन है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट होगा ऑफ कोर्स वो चीज़ फॉरेन पॉलिसी पे अफेक्ट करेगी। अगर हम ट्रम्प का पिछले 4 साल देखें तो उसमें फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसी चेंजेस हुई हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं। पहले बिल्कुल ऐसा हमने नहीं देखा। अगर आप नेटो फॉर एग्जांपल देखें तो नेटो में जिस तरह से उन्होंने अपने एलाइज के साथ अपने ताल्लुकात को सख्त किया है, उन पे मज़ीद प्रेशर डाला है कि वो अपनी जो इनपुट्स हैं, फाइनेंशियल इनपुट्स नेटो में वो इंक्रीज़ करें। ऐसा जब से नेटो बनी है तब से ऐसे प्रेशर्स हमने नहीं देखे। जिस तरह नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव करने की कोशिश की, काइंड ऑफ उन्होंने जो किम जोंग अन हैं उनकी तारीफ की, और उस तरह से हम अनप्रेसिडेंटेड है यूएस की तारीख में। इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो जाहिर ऑफ कोर्स जो भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो वैसे जनरल पोल को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से जो बाइडेन इज लीडिंग एट द मोमेंट नेशनल पोल में। वो जब मैंने रिसेंटली अभी फॉलो किया था तो 51% उनका विनिंग रेशियो था और ट्रम्प का 42%। तो लेकिन क्योंकि हम ये चीज हम देख चुके हैं पास्ट में भी कि जो
नेशनल पोल होता है उससे मुख्तलिफ रिजल्ट्स भी कभी आ जाते हैं, जैसा कि पिछला इलेक्शन जिसमें नेशनल पोल के हिसाब से तो हिलरी क्लिंटन वाज वे अहेड ऑफ हिम, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रम्प जीत गया क्योंकि उनका इलेक्शन प्रोसेस कुछ डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि जो बाइडन, क्योंकि आपने भी जो बात की कि ट्रम्प ने अपनी जो अपना टेन्योर था उसके दौरान ऐसी पॉलिसीज इख्तियार की जिससे सब इख्तिलाफ रखते थे, तो आपको लगता है जो बाइडन हैज एनी चांस टू विन? एक तो जो नेशनल पोल वाली बात है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रम्प के अगेंस्ट मीडिया प्रोपेगेंडा जो है आप उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट थी जब हिलरी क्लिंटन के साथ लास्ट इलेक्शंस में हम देखते हैं। तो जो नेशनल पोल्स के आई गेस आप मीडिया की बात करें, मीडिया जो नेशनल पोल्स करवा रहे हैं और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो एक मीडिया स्ट्रेटेजी भी होती है। अभी कल मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट की जो हेडलाइन थी ओपिनियन की, वो ये थी व्हाई बाइडेन मस्ट विन, इट वाज समथिंग लाइक दैट, व्हाई जो बाइडेन हैज टू विन। तो वो दे आर लाइक प्रोपेगेटिंग द विन फॉर जो बाइडेन, विच इज नॉट द वर्क ऑफ मीडिया टू डू। मीडिया तो सिर्फ रिपोर्ट करता है, यू आर जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स, आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे। तो लेकिन वो इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं कि डेमोक्रेट्स आए। अभी जितना भी हम ट्रम्प का पीछे टेन्योर देखते हैं तो मीडिया के साथ जितनी उनकी रही है, पूरा एक ऑलमोस्ट वॉर का एनवायरनमेंट रहा है उनके दरमियान। तो ये चीज़ भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो वी कैंट फुली ट्रस्ट द मीडिया स्टेटिस्टिक्स, हाउएवर ये चीज़ के अभी तक जो हम आई गेस वी कांट से एनीथिंग, हमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। दोनों के चांसेस तो बहुत स्ट्रांग हैं। जो बाइडेन हिमसेल्फ इज द वाइस प्रेसिडेंट और उन्होंने शो किया है अपने परफॉर्मेंस को, काफ़ी हद तक शो भी किया है, बट देयर आर प्लेसेस वेयर जो बाइडेन इज वेरी नोटोरियस, बिल्कुल उनको पसंद नहीं किया जाता उन कुछ एरियाज में। और ये मैं स्टेट वाइज बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ हिज स्टेटमैनशिप बात कर रहा हूँ कि ट्रम्प जो है उनके मुकाबले में कई जगह पे अच्छे समझे जाते हैं यूएस के अंदर, लेकिन कई जगह पे यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं जो रीसेंट हैं, जिस तरह हम अगर बात करें पेंडेमिक की सिचुएशन की हैंडलिंग की, तो उसने ट्रम्प की पोजीशन को बहुत कमज़ोर किया है और उस पे बाइडेन बहुत प्लस में जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस्लामोफोबिया है, ब्लैक्स के खिलाफ जो मूवमेंट है और वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स को जो ट्रम्प की सपोर्ट हासिल है, तो जो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, लिबरल्स हैं, वो ट्रम्प के बहुत अगेंस्ट हैं, जबकि कंजर्वेटिव और राइटिस्ट्स जो हैं वो ट्रम्प को बहुत सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि ट्रम्प जीते भी थे पिछले इलेक्शंस में, क्योंकि ये उस फैक्शन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो टिपिकल वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, जो अर्ली डेज फ्रॉम द यूएस फाउंडिंग, जो यूएस के फाउंडिंग फादर्स थे, वो सारे ऑफ कोर्स वाइट सुप्रीमेसिस्ट तो नहीं थे, बट द रियल notion behind US creation, US independence was superiority of the American nation from others. अगर हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, उनका पूरा इंडिपेंडेंस का प्रोसेस देखते हैं, और सिंस द इंडिपेंडेंस टिल वर्ल्ड वॉर 1 1917 तक, दे हैड द स्ट्रेटजी टू बी आइसोलेशनिस्ट। वो आइसोलेशन में ही रहे, किसी से कुछ ज़्यादा उन्होंने इंटरैक्ट नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी उनकी कोई इस तरह की नहीं थी जिस तरह हम आज या पिछले 50 साल में देखते हैं। तो उनकी जो एक माइंडसेट है, उनका ब्रेन चाइल्ड जो चीज़ बनी हुई है, वो यही है जो ट्रम्प ने हमें पिछले 4 साल में दिखाई है कि वो बिल्कुल आइसोलेशनिस्ट होके रहना चाहते हैं। मुस्लिम बैन जिस तरह उन्होंने लगाया और रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने में उन्होंने रिलक्टेंस दिखाई, और उन्होंने अफ़गान वॉर को ख़त्म करने में जिस तरह से एक अच्छी प्रोग्रेस है, वो सीरिया के बारे में भी अक्सर कहते हैं कि उसको नहीं होना चाहिए। तो उनकी ये जो पॉलिसीज़ हैं आइसोलेशनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट किस्म की, दिस रिप्रेजेंट्स द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस। जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में मिलियंस ऑफ डॉलर ही हैज स्पेंट, मैं कहीं पढ़ रहा था, इट वाज समथिंग अराउंड मोर देन $300 मिलियन जो वो उन्होंने स्पेंड किए कंपेयर टू ट्रम्प $53 मिलियन, सॉरी। सो अगर वो जीतते हैं तो इसके पीछे क्या आप समझते हैं कि उनकी कैंपेनिंग भी बहुत स्ट्रांग थी, इसका भी कोई ना कोई असर हो सकता है? मीडिया पे तो उनका जाहिर है, मीडिया चूंकि एंटी ट्रम्प है तो वो जो बाइडेन को फुली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनकी कैंपेनिंग भी बहुत क्रूशियल हो सकती है उनके जीतने में। आई गेस कैंपेनिंग का तो हम किसी भी सूरत ऑफ कोर्स इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और आई गेस ट्रम्प इज क्वाइट इनडिफरेंट विद ऑल दीज थिंग्स। आई डोंट नो व्हाट वी शुड से दैट, बट टू सम एक्सटेंट हम उसमें एक एरोगेंट स्टैंस भी देखते हैं, जो जर्नलिस्ट के साथ उनका स्टैंस रहा भी है। तो आई डोंट वांट टू say this on record, but this is something that we have seen in his behavior with journalists specifically. तो उसमें एक उनका जो है एक ऐसा स्टैंस भी है मे बी जिसको बहुत इजी ले रहे हो, जो आपने कैंपेनिंग के स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, दे आर हॉरिफिक और काफ़ी डिफरेंस है, $250 मिलियन का डिफरेंस है।
तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस डिफरेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कैंपेनिंग ऑफ कोर्स अगेन इट्स मार्केटिंग थिंग, जितना मार्केट करते हैं। और आजकल तो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। तो ऑफ कोर्स आई थिंक इसका बहुत बड़ा पोर्शन डिजिटल मार्केटिंग पे और डिजिटल एवेन्यूज पे लगा होगा। और इससे तो पूरे नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। वी नो दिस, रिसर्चेस हैं इसके बारे में। तो इफ इट हैज बीन यूज्ड बाय बाइडेन इन द राइट वे, दिस कैन रियली ब्रिंग अप फ्रूट्स फॉर हिम। तो अब इलेक्शन का रिजल्ट तो अगले हफ्ते हमें पता चल ही जाएगा और दुनिया देख लेगी कि दोनों में से जो भी बेस्ट मैन होगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर अब इनकी पॉलिसीज पे बात करें, ट्रम्प से हम शुरू करते हैं। ट्रम्प की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी, हम जैसे बात करते हैं पहले चाइना पे। चाइना के हवाले से उनकी फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि चाइना इज अ डेविल, और चाइना की वजह से अमेरिका की मार्केट लूज हो रही है, और चाइना जो है वो उसकी वजह से अमेरिकन सफर कर रहे हैं अपनी जॉब्स एंड ऑल दैट, जो उन्होंने एक नोशन बिल्डअप किया। तो अगर वो जीत के आते हैं दोबारा, तो उनकी पॉलिसीज तो यही रहेंगी, चाइना पे टैरिफ्स बढ़ाना, रिटेलिएशन में चाइना भी यही करेगा। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें इसके लिए मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सबको पता है, उसको मैं रिपीट करूंगा बिकॉज उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, कि ट्रम्प जो हैं वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। एंड ही थिंक्स इन अ वे ऑफ अ बिजनेसमैन। वो प्रॉफिट और लॉस के लिए देखते हैं। वो उनके लिए बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी उससे दुनिया कितनी अफेक्ट हो रही है, क्लाइमेट कितना अफेक्ट हो रहा है, उससे कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग, ही इज लुकिंग इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन। तो यही एक वजह है कि वो जब भी बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिहाज से टैरिफ्स को लेकर आते हैं, जॉब्स को लेकर आते हैं, प्रॉफिट्स को लेकर आते हैं दरमियान में। और अगर एक अमेरिकन एज एन अमेरिकन इंडिविजुअल देखा जाए, एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट देखा जाए, तो आई डोंट थिंक दिस इज रॉन्ग। आई गेस दिस इज सो ऑन पॉइंट। और ये चीज़ अमेरिका को आई गेस पिछले 20 साल से इसको उन्हें मॉनिटर करना चाहिए था। वो काफ़ी उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी डाइवर्जन में का शिकार रही हैं। वॉर ऑन टेरर की वजह से, इराक वॉर, सीरियन वॉर, और ईरान के साथ जो उनका चलता रहा, नॉर्थ कोरिया के साथ चलता रहा, समहाउ अराउंड द लाइन दे मिस्ड आउट चाइना। एंड चाइना ने अपनी जो एक पॉलिसी रखी हुई है कि पीस विद इन एंड डेवलपमेंट विद इन एंड पीस अब्रॉड का जो उनका एक फॉर्मूला है, उसको लेके उन्होंने पीछे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब जो इस टाइम सिचुएशन एज अ बिजनेसमैन या एज अ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे हैं, वो किसी भी लिहाज से गलत हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन ऑफ कोर्स उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगी, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, उससे जो है वो भी हम नज़र नहीं चुरा सकते। उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चाइना और यूएस की जो एक बढ़ती हुई कोल्ड वॉर सिचुएशन है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके ऑफ कोर्स रिसर्चर्स और क्रिटिक्स इस पे दोनों मुल्कों की जो है वो तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं कि वो इसको अच्छी तरह काउंटर करें। लाइक अगर यूएस जो है वो इसको टैरिफ्स के थ्रू और मुख्तलिफ सैंक्शंस के थ्रू काउंटर करने के बजाय इसमें एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाए जिसमें अमेरिका का भी फ़ायदा हो और चाइना का भी फ़ायदा हो। इसमें विन विन सिचुएशन को देखना चाहिए बजाय इसके कि हम कोल्ड वॉर की तरफ जाएं। और इसमें विन विन सिचुएशन जो हो सकती है वो ये कि जो छोटी स्टेट्स हैं, जो मुख्तलिफ अलायंसेस बन रही हैं, उसमें जो है वो अपने शेयर्स को सेव किया जाए। अपने जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करें, जिस तरह यूएस की इन्वेस्टमेंट्स जो आर्म्स में हैं और जो उसकी मुख्तलिफ मिलिट्री मिशंस चल रहे हैं, उसमें जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यूएस नीड्स टू लुक इनटू दैट रादर देन सेइंग चाइना कि हम चाइना का मुकाबला करें और चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें, हम उनको रोकें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें ये देखनी होगी कि हाउ यूएस कैन काउंटर चाइनीज़ राइज, अगर वो काउंटर उसको करना चाहता है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो यूएस की इन्वेस्टमेंट्स हैं, मिलिट्री के मैदान में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, सीरिया में, बहुत सारे मकामात पे उसकी जो इराक में इवन अभी भी फौज उसकी मौजूद है, उस पर जो उसके पैसे लग रहे हैं उसको सही डायरेक्शन में लेकर आना चाहिए। रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड ग्रोथ पे, उसको टेक्नोलॉजी पे खर्च करना चाहिए। जो एक यूएस का बहरी बेड़ा है, उसकी जो कीमत है वो अराउंड $300 बिलियन है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, $300 बिलियन, और उसको कोई भी चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकता है, सॉरी एक मिसाइल आ सकता है, और वो $1 करोड़ का होगा
और वो $300 बिलियन के उस एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करके जा सकता है। तो अब इसमें उनके पास इस तरह के 13 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं यूएस के पास, जो कि $300 बिलियन ईच के हैं। तो आप अंदाज़ा ये लगाएँ कि और उनकी मेंटेनेंस पे हर मंथ और ईयरली बेसिस पे कितना खर्च होता है, कितना ह्यूमन रिसोर्स उस पे लगता है। तो इस तरह के जो यूज़लेस कह लें या प्रायोरिटीज़ की सही डायमेंशंस को कह लें, वो सही मुतय्यन नहीं हुई। अभी लास्ट मंथ एक अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल था फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन में, और उन्होंने ऐसे एरियाज़ स्पेसिफिकली आइडेंटिफ़ाई किए हुए थे जो यूएस ने कोल्ड वॉर में तो यूज़ किए थे अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए। लेकिन अब चाइना के खिलाफ वो फॉरेन पॉलिसी की वो ह्यूमन लेवल नहीं है, या कहना चाहिए कि वो मेंटल स्ट्रेटजीज जो हैं यूएस अब वो नहीं बना पा रहा, जो कि उसने यूएस के रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बनाई थी। तो वो बहुत सारी जिक्र की थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं चाहूँगा अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो लाजमी पढ़े। और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज अगर मैं समझता हूँ कि वो एक पूरा फॉरेन पॉलिसी फुटप्रिंट है, किसी भी मुल्क ने उसको अपने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए करना है तो वो चीज़ यूज़ हो सकती है। तो अगर कोई चाहता है, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, तो वो ये पढ़ सकता है, और इसको श्योरली मैं भी पढ़ूंगा, बिकॉज इसमें मेरा भी श्योर, काफ़ी बिल्कुल। इंटरेस्ट है। ये तो हमने देखा है कि जो ट्रंप का दौर था उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि ट्रंप और ने जिस तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, उनकी और ट्रंप के दरमियान एक अच्छी दोनों की गुफ्तगू रही है, जब भी उन लोगों की हुई है मैंने देखा है, सेटल डाउन हुई हैं। जो ट्रंप के वैसे तो बड़े ऐसे बयानात होते हैं जो बड़े लैविश होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं। उनमें से एक बयान ये भी था कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस आर एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ फ्रेंडशिप। सो आई गेस ट्रंप का होना, अगर पाकिस्तान के हम पर्सपेक्टिव से देखें, तो ट्रंप का होना जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम रिपब्लिकन्स की हिस्ट्री देखें, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स की, तो उसमें हम जितनी भी हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान की यूएस के साथ, तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स हैव बीन मोर जेनरस टुवर्ड्स पाकिस्तान रादर देन द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट रिसेंट देखते हैं ओबामा के दौर में, तो ओबामा के दौर में 2011 में उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जो सलाला चेक पोस्ट पर 26 हमारे पाकिस्तानी फौजी मारे गए, वो हुआ। उसके बाद पाकिस्तान और यूएस के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब रहे, और पाकिस्तान ने फिर रशिया के साथ आर्म ट्रेड भी स्टार्ट की, चाइना के साथ सीपेक भी स्टार्ट हुआ। तो ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हुआ था, जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी यूएस में। तो कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे उस टाइम। लेकिन रिपब्लिकन्स के आने के बाद, जब से ट्रंप आए, उसके बाद जो ग्राफ है वो ऊपर गया है इस रोलर कोस्टर राइड रिलेशनशिप का। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ट्रंप आते हैं तो ये चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी, और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है, तो ये जो रिलेशनशिप है, it can be a little confusing and unstable again, because वो पाकिस्तान को एज ए चाइनीज एलाई देखेंगे। मुझे लगता है डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस लेंस से पाकिस्तान को ज़्यादा देखेंगे, सीपेक को ज़्यादा देखेंगे। उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो डेमोक्रेट्स की हमेशा इंडिया के साथ ज़्यादा होती हैं, वो होंगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली इस पूरे साउथ एशियन रीजन में जो इंस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, और साहब मुझे एक बात आप ये बताइए कि मिडिल ईस्ट एक दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन है जिसमें जिसमें हम हैपनिंग्स तो देखते हैं, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई इन द मिडिल ईस्ट, दैट इज इजराइल, उसको काफ़ी जो अरब कंट्रीज हैं अब वो एक्सेप्ट कर रही हैं, बहरेन, यूएई, और अब आगे ये एक नोशन भी बिल्डअप हो रहा है कि हो सकता है मजीद कंट्रीज जो है वो इसके बाद अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तो आप क्या समझते हैं, यूएस की प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट, क्या वो इजराइल को एक अपने एलाई को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की है, या फिर उनके डिफरेंट स्टेक्स भी मौजूद हैं वहाँ? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, पहली तो ये कि यूएस की जो एक ग्लोबल सिचुएशन है, यूएस ग्लोबली हर जगह मौजूद है। इस ईस्ट एशिया में देखें तो बहरी बड़े उसके मौजूद हैं, और साउथ एशिया में देखें तो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, साउथ अमेरिका में हैं। तो यूएस वैसे तो हर जगह ही है। अगर हम स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो उसकी ग्लोबल स्ट्रेटजी का पार्ट है कि वो मिडिल ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंस को रखे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे।
अब जो सिचुएशन बढ़ रही है ना, यूएस इज वर्किंग फॉर इजराइल लाइक नॉट एज एन लाइक यूएस का एलाई इसराइल हो, फील्स लाइक इसराइल का एलाई जो है, इसराइल के लिए जो एक स्टेट काम कर रही है वो यूएस है. इट फील्स लाइक 180 डिग्री डिफरेंट. तो यूएस जो है वो अपने आप को एक कहना चाहिए कि एक ऐसे कारिंदे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जो इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं उनको परसू कर रहा है. और इससे हम जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसराइल के जो जितना हम इसराइल के इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ग्रेटर मिडल ईस्ट की जो हम बात करते हैं फ्रॉम कतर, सीरिया, जॉर्डन, इधर से जब हम देखते हैं नीचे आपके अफ्रीका की तरफ, तो इजिप्ट और ये जितना यमन, जितनी इंस्टेबिलिटी मिडल ईस्ट के अंदर होगी वो उतना बेनिफिशियल है इसराइल के लिए. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब अभी जो इंस्टेबिलिटी चल रही है लिबिया में, लेबनान में, और अगर हम इसको 2011 के अरब स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करें तो ऑफ कोर्स उसके बगैर तो हम बात कर ही नहीं सकते. अरब स्प्रिंग से जो ये चीज़ स्टार्ट हुई है 2011 से, दिस इज गोइंग ऑल इन द फेवर ऑफ इसराइल. और इसके पीछे ऑफ कोर्स यूएस फोर्सेस है, नेटो है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और जितनी इंस्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा इसराइल स्ट्रांग होगा, बिकॉज देयर विल बी लेस कन्फ्रंटेशन विद इन द मिडिल ईस्ट अगेंस्ट इसराइल. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और यूएस के अपने इंटरेस्ट्स जो हैं वो यही हैं कि ज़ाहिर हो एक जगह पे एक स्पेसिफिक रीजन में कोई और पावर इतनी पावरफुल ना हो जितनी पावरफुल उसकी अपनी एलाई हो. अगर हम साउथ एशिया में देखते हैं तो यूएस की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी भी रही है कि छोटे छोटे रीजन्स में उसने अपने स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हुए हैं. साउथ एशिया में इंडिया रखा हुआ है. आप जब साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं तो आपके जापान है, और सिंगापुर भी उसका एलाई है, साउथ कोरिया उसका एलाई है, इधर इंडिया है, उधर इसराइल है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया. तो जितने बाकी पावर्स इंस्टेबल रहेंगी और उसका एलाई स्ट्रांग रहेगा तो ऑफ कोर्स यूएस इंटरेस्ट्स वहां पे स्ट्रांग रहेंगे. सही। और सिर्फ ना सिर्फ अरब स्प्रिंग तो बल्कि ये एक इससे चीज़ है. पहले और इसराइल को जो बाकी स्टेट्स, जी जी आप बोलें, कंटिन्यू करें. मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स, अरब स्टेट्स ने इसराइल को अब तस्लीम करना शुरू कर दिया है, तो उस रिकग्निशन के पीछे यूएस प्रेशर्स हैं. ऑफ कोर्स यूएस प्रेशर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस प्रेशर्स के पीछे इसराइल के प्रेशर्स हैं. तो ऑन द फ्रंट देयर इज यूएस, बट एट द बैक देयर इज इकोनॉमिक पावर ऑफ द ज्यूइश लॉबी विद इन द यूएस. और ये चीज़ तो नोम चॉम्स्की जो हैं और इस तरह के जो बड़े स्कॉलर्स हैं, दे हैव बीन सेइंग अ लॉट in their books and then in their speeches. तो ये चीज़ है. यूएस के अपने इंटरेस्ट्स जो हैं वो कम हैं और इसराइल के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं. एंड आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टू सी इन द नेक्स्ट 10 to 20 years, बिकॉज जिस तरह से यूएस यूज़ हो रहा है और यूएस उस यूज़ होने के लिए बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहा है. उस प्राइस में इकोनॉमिक लॉस भी है, उस प्राइस में एक कैलिबर का, एटीट्यूड का लॉस भी है. जो एक लीडरशिप ऑफ द फ्री वर्ल्ड यूएस ने अपने पास रखी हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा इमेज डैमेज हो रहा है. Or I don't think this is going to stay with the US for a long time, because Israel, it is not in the long term interest of Israel as well, because if it wants to take itself at the global presence and lead the world as a superpower, it has to take the US down as well. So at the end of the day, what we'll see is that use करके US को एक बहुत ज़्यादा confrontation की situation भी हो सकती है. और let's hope for the best, but there are signs that are showing something otherwise. आपने इजरायली लॉबी की बात की, तो एक नैरेटिव हमें ये भी मिलता है जो कि पब्लिक नैरेटिव है, वो ये कि यूएस इलेक्शन के पीछे भी, यूएस प्रेसिडेंट्स के पीछे भी इजरायली लॉबी का बहुत असर होता है. कौन सेलेक्ट होगा, कौन इलेक्ट होगा, कौन नहीं होगा, इसके पीछे भी. तो अगर ऐसे ही बात है, हम इसको किसी तरह मान लें, तो ट्रम्प का री इलेक्ट होना तो काफी यकीनी बन गया, बिकॉज के उनके ही टेन्योर में इजराइल को वहाँ मिडिल ईस्ट में रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गई. और अगर अगले टर्म को भी वो कंटिन्यू करते हैं तो फिर हो सकता है कि और अरब कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यस, दिस इज सो ऑन पॉइंट. मैं इसको सेकंड करता हूँ बिल्कुल. अभी हम उर्दू में शो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, तो मैं इसको अपने पाकिस्तानी एक जो तर्ज अमल उसमें इसको बयान करना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पे हमने देखा है गांव वगैरह में जागीरदाराना निज़ाम होता है. जागीरदाराना निज़ाम में क्या होता है, उनके पास पावर तो होती है, बट पूरे इलाके की, पूरे गाँव की जो
इकोनॉमिक्स होती है वो उनके हाथ में होती है, वो उसको गाइड कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि उनको फोर्स कर सकते हैं कि आपने जाके इसी आदमी को वोट डालना है। ये यूएस में होता है, जो इकोनॉमिक लॉबी है वो उसकी उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक लॉबी में बहुत बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो ज्यूइश है, उसके बाद इंडियन लॉबी है। तो ये दो लॉबीज बहुत स्ट्रांग है और ये दोनों लॉबीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करती हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे। ये फोर्स कर सकती हैं अपने एक बहुत बड़े ग्रुप को फोर्स कर सकती हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी को ये रन करती हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेक्स कनेक्टेड होते हैं, बिजनेस के जाहिर ऑफ कोर्स स्टेक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ तो ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और अगर ट्रम्प दोबारा आ जाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रम्प आते हैं या कोई भी आता है, this policy is not going to stop. This is the primary thing. Whichever president is going to come, um, it is going to support the business lobby, it is going to support the Jewish lobby. हम इसको ट्रम्प या बाइडेन या किसी के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते, बिकॉज सिंस डे वन हम देख रहे हैं कि उसके ये लोग यूएस जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंट्स भी आए, रिपब्लिकन्स के भी आए। यूएन में जब भी कोई बात होती है इसराइल के लिए तो जो यूएस है वो खड़ा होकर वीटो पावर यूज कर लेता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, बिकॉज उसमें एक प्रेसिडेंट की जो हैसियत है यूएस की वो एक पुतले की हैसियत है, सिर्फ एक आइकॉन है, उसके पीछे जो उसको यूज करें तो वो जिस तरह हमारे बिलावल कहते हैं ना, तुम तो कठपुतली हो, तुम्हारे डोरे कोई और हिला रहा है तो ये वाला सीन है और बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि आरटी को एक इंटरव्यू प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया था, तो उनका कहना भी कुछ यूं था कि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो बहुत स्मूथ है और उसको प्रेसिडेंट्स नहीं चला रहे बल्कि वो लोग चला रहे हैं जो ब्लैक सूट्स में प्रेसिडेंट के साथ होते हैं। इसीलिए इतनी स्मूथ ट्रांजिशंस रिपब्लिकन टू डेमोक्रेट्स एंड डेमोक्रेट्स टू रिपब्लिकन वहां हो जाती हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ऑफ कोर्स पुतिन कह रहे हैं तो उसमें एक उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक इनसाइट भी इन्वॉल्व है, अगेन उनकी एक एम्बिशन भी इन्वॉल्व है एज एन एनिमी स्टेट, बट अगेन हम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। आखिर में अब जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा से। तो स्विंग स्टेट्स में इस दफा कंपटीशन बहुत बहुत टफ है, बहुत कांटे का है अभी तक जो मैंने देखा। और मिशिगन में और फ्लोरिडा में, ओहायो में। तो आपको लगता है क्या इस दफा स्विंग स्टेट्स क्रूशल हो सकती हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए? क्योंकि पोल्स में तो बाइडेन उनसे काफी आगे हैं, मगर हो सकता है इलेक्शन में ये ट्रम्प को सपोर्ट कर जाएं, बिकॉज लास्ट टाइम भी यही हुआ था जब हिलरी क्लिंटन ट्रम्प से नेशनल पोल्स के अंदर आगे थी, स्विंग स्टेट्स में भी आगे थी, लेकिन जब वोट हुआ तो वोटिंग में स्विंग स्टेट्स ने ट्रम्प को फेवर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन इसमें जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल इसलिए होंगी क्योंकि उनके नैरेटिव्स एक परमानेंट नहीं होते। ये हम सबको पता है, उनके नैरेटिव्स जो है हर 4 साल बाद चेंज भी हो रहे होते हैं। उनके पॉपुलेशन की जो रेशो है जो कि स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो इस बार जो है वो आई गेस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और जो कि एनालिस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक जो बाइडेन जो है वो ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं इन स्विंग स्टेट्स में। वो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो जो पिछले 4 साल में हुआ होता है और जो करंट नैरेटिव्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस टाइम जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, पेंडेमिक की हैंडलिंग है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट है, इस्लामोफोबिया है और इस तरह के जो दीगर वाक़यात हैं वाइट सुप्रीमेसिस्ट की जो बैकिंग कर रहे हैं, वो अगेन जो लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, इवन जो सेंट्रिस्ट्स हैं, दे आर ओपोजिंग इट वेरी मच and they are not favoring Trump's government on the happening of those events. तो स्विंग स्टेट्स जो हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अगेन उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि अगर हम इन सारे वाक़यात का ट्रम्प की गवर्नमेंट से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला करते हैं तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन वेरी गुड इन हैंडलिंग दीज थिंग्स, दो ट्रम्प गॉट बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम स्विंग स्टेट्स द लास्ट टाइम, बट दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट आई गेस। और ट्रम्प अगर नहीं जीतते तो ट्रम्प के ना जीतने में आपको जो सबसे क्रूशियल पॉइंट वो क्या लगता है? क्या पेंडेमिक की इम्प्रॉपर हैंडलिंग ये पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से ट्रम्प जो इलेक्शन हार जाए, अगर हारे तो?
इसमें जो ट्रम्प की इम्प्रॉपर हैंडलिंग है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पे बात की जा सकती है। कुछ लोग बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और मैं भी उसके बहुत सारे एंगल से इख्तिलाफ करता हूँ कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्लैटेंटली कह दें कि ट्रम्प की जो हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक है दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आई डोंट थिंक सो। Maybe in few parts of its strategy there were mistakes, but again, he's a businessman. He looks from the economic perspectives. He can't keep the businesses closed for a long run. यही हमारे इमरान खान ने यहाँ पे किया है, though he's not a businessman. But एक जो president की thinking थी, that was so right. इस तरह कब तक चल सकता था कि businesses बंद रहते, बट अगेन उसमें और प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जिनमें उन्होंने कोताही की। तो हम इसको ब्लैटेंटली तो ऐसे नहीं कह सकते, बट अगेन जिस तरह यूएस गवर्नमेंट यूएस के इंडिविजुअल्स वोटर्स इसको लेके चल रहे हैं, वो ही एट द एंड ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम पेंडेमिक को स्पेसिफिकली देखें तो अगेन लिबरल्स जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक बिजनेसमैन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वॉल स्ट्रीट की कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा कई जगह पे इसको सपोर्ट कर रही है। अगर आप देखें इसमें, तो जिस तरह हमने देखा अराउंड 30 मिलियन जॉब्स जो थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि पेंडेमिक की वजह से चली गई थी, तो विद इन 2 months मोर देन 15 मिलियन जॉब्स केम बैक। तो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द ट्रम्प्स गवर्नमेंट। इतनी ज़्यादा जॉब्स इतने से टाइम में रिक्रिएट करना बहुत बड़ी बात है, और उस पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उनको अप्रेज भी किया है। तो अगर कुछ लोग उस पर्सपेक्टिव को देख के वोट करेंगे, कुछ उस पर्सपेक्टिव को देख के वोट करेंगे, सो देयर आई गेस अगेन वी स्टिल हैव टू सी व्हाट द इलेक्शन कम्स आउट फॉर अस। और आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा इस तरह से, बिकॉज एक जगह मैं पढ़ रहा था जो स्टैट्स, वो ये कि अगर ये पेंडेमिक नहीं होता तो ट्रम्प जो उनका जॉब्स का टारगेट था वो उसको हिट कर रहे थे, और यस, पेंडेमिक की वजह इकोनॉमिकली से उन्होंने उनको। यस इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ में, मेरी कुछ लोगों से ताल्लुक है जो कि वहाँ पे यूएस बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, और मेरी उनसे रेगुलर बात होती है। तो इसमें जो यूएस बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत खुश है ट्रम्प से। ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा यूएस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनमें कंट्रीब्यूट किया है, बिजनेसेस को बहुत फैसिलिटेट किया है। इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो ये फर्स्ट आई गेस $8 ट्रिलियन का, आई डोंट नो, $2 ट्रिलियन का जो फर्स्ट आया था, एक इमदादी पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें बिजनेसेस के लिए बहुत एड थी, बहुत इमदाद थी। जॉब सीकर्स के लिए, जो जॉब जिनकी चली गई थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट था। तो लोग इससे बड़े खुश हैं। जॉब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जॉब मार्केट जो ट्रम्प गवर्नमेंट की टेन्योर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया उवैस आपका हमें वक्त देने के लिए, और आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके एनालिसिस से वो फायदा उठा सकते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी। आपने मुझे इनवाइट किया, आपने इज्जत दी, अल्लाह ताला भी आपको इज्जत दे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमने कोशिश की अमेरिकन इलेक्शन पे बात करने की, और उसके आउटकम्स में क्या पॉसिबल फॉरेन पॉलिसीज हमें आगे देखने को मिल सकती हैं उस पर भी बात की। तो अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।